वेलकम टू एस्पायर बुक। आज के हम इस वीडियो में पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हमने इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? हु वाज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? किसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है? ऑप्शन में है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मायो, और ऑप्शन डी में है सर दिनकर राव। चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो देखें तो अगर आपको पिछला सवाल याद है 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव, ये जहर भरा आइडिया लाया कौन था वो जिसने कहा हिंदूज अलग चुनेंगे, मुस्लिम अलग चुनेंगे? नाम था उनका लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 तक वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो। ठीक है, उसने सोचा अगर हिंदुस्तानियों को धर्म के नाम पर बांट दो तो ये कभी एक होकर आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसी सोच को उसने कानून बना दिया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, और इसी कारण इतिहास उसे एक नाम से याद रखता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। किसे? लॉर्ड मिंटो को। एक ऐसा टाइटल जो इज्जत के लिए नहीं, एक घाव के लिए दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाज ऑल्सो नोन एज। जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, उसे और क्या कहा जाता है? मोर्ले रिफॉर्म्स, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, या फिर मिंटो रिफॉर्म्स, या नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो 1909 हिंदुस्तान में आज़ादी की मांग तेज हो रही थी। अंग्रेज़ों को लगा थोड़ा सा रिफॉर्म का दिखावा करना पड़ेगा। इसी रिफॉर्म के पीछे दो आदमी थे। एक लंदन में बैठा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मोर्ले। ठीक है, और दूसरा इंडिया में बैठा था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, कौन? लॉर्ड मिंटो, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ठीक है, तो मोर्ले जो था वो सोचता था, मिंटो कानून बनाता था। ठीक है, वो जो मोर्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो सिर्फ सोचता था और मिंटो कानून बनाता था, और दोनों की सोच से जो एक्ट बना उसी को इतिहास कहता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। याद रखना, मोर्ले प्लस मिंटो कौन सा साल? 1909। ठीक है, जहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट आया और वही मोर्ले मिंटो भी आया। तो इसका आंसर क्या होगा? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को ऑल्सो नोन एज, इसे और भी क्या कहा जाता है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 23 को चलिए मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1909 वाज ऑल्सो नोन एज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को और क्या कहा जाता है? मोर्ले रिफॉर्म्स, मिंटो रिफॉर्म्स, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, 1909 में मोर्ले मिंटो सेपरेट इलेक्टोरेट का जहर दे दिया। ठीक है, हिंदुस्तान और भी ज़्यादा बंट गया। फिर आया 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लाखों जवान लड़ने गए। बदले में हिंदुस्तान ने सोचा अब तो अंग्रेज हमें सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। इस बार फिर दो आदमी सामने आए, एक लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेगू, दूसरा इंडिया में वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोनों मिलकर एक रिपोर्ट बनाई, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसी को इतिहास कहता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, और इसी एक्ट ने पहली बार एक नया शब्द दिया
द्यार्ची, द्वैत शासन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए, कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस किया था बाई कैमरलिज्म को? ठीक है, एज एन डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, चार्टर्ड एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो देखा जाए तो 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड आया, उसने कहा अब हिंदुस्तानियों को थोड़ा और हिस्सा दो। लेकिन सवाल था केंद्र में कानून कैसा बनेगा? अब तक केंद्र में सिर्फ एक ही हाउस था, एक ही काउंसिल जो कानून बनाती थी। मोंटेगू और चेम्सफोर्ड ने कहा नहीं, अब एक से काम नहीं चलेगा, अब दो हाउस होना चाहिए। और पहली बार हिंदुस्तान के केंद्र में दो सदन बने, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस। यही था बाई कैमरलिज्म की शुरुआत। और दूसरा बड़ा काम, अब तक मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते थे, पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने पहली बार कहा कि अब कुछ लोग सीधे पब्लिक के वोट से चुनकर आएंगे। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान ने देखा। इसीलिए याद रखना कि बाईकैमरलिज्म प्लस डायरेक्ट इलेक्शन दोनों का जन्म एक ही एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को मूव करें। चलिए मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है व्हिच एक्ट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। आपके सामने चार ऑप्शन है। तो 1909 में अंग्रेज़ों ने एक जहर बोया था मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। सोचा था हिंदुस्तान बांट जाएगा और हुआ भी वही। एक बार धर्म के नाम पर बांटना शुरू किया तो रुकना मुश्किल है। अब बाकी कम्युनिटीज़ भी कहने लगी जब उनको अलग मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। इसी मौके का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने फिर उठाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इस एक्ट ने कहा चलो अब और बांटते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सिर्फ मुस्लिम तक नहीं रहा, इस बार लिस्ट बढ़ गई। सिख्स के लिए अलग, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए अलग, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग और यूरोपियंस के लिए अलग। 1909 में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बीज बोया था 1919 में, वो एक पेड़ बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम किए थे, लेकिन इसमें सभी हिंदू, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, ठीक है, सबको बांट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Which act provided establishment of All India Federation consisting of provinces and princely states as units? ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 1919 में अंग्रेज़ों ने जो भी अपने प्रांतों में द्यार्ची दी, कहा आधी सरकार तुम चलाओ, आधी हम। पर यह आधी अधूरी सरकार चली नहीं। हिंदुस्तानियों ने कहा हमें पूरा स्वराज चाहिए। इसी मांग को सुनने के लिए लंदन में 3 बड़ी मीटिंग हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 1931 एंड 1932। वहाँ एक बड़ा सवाल उठा, ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और 565 प्रिंसली स्टेट्स क्या एक साथ आ सकते हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आया एक बड़ा एक्ट, सबसे लंबा एक्ट,
हिंदुस्तान के इतिहास का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट ने पहली बार एक सपना देखा, एक ऑल इंडिया फेडरेशन का सपना, जिसमें 2 यूनिट होंगी, ब्रिटिश प्रोविंसेस जो अंग्रेजों के सीधे कंट्रोल में, प्रिंसली स्टेट्स जो राजाओं के पास। कहा गया सब मिलकर एक फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन ये फेडरेशन कभी बनी ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स कभी राजी ही नहीं हुए। आइडिया कागज़ पर रह गया, लेकिन आज़ाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का 60% हिस्सा इसी एक्ट से लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। व्हिच एक्ट एबोलिश्ड डायरची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने डायरची को इन द प्रोविंस एबोलिश किया और इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को? ठीक है, तो 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है, प्रांतों में डायरची आई। डायरची मतलब 2 हिस्सों वाली सरकार। रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस, फाइनेंस अंग्रेजों के पास। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन हिंदुस्तानी मंत्रियों के पास। लेकिन पैसा सारा रिजर्व में था। बिना पैसे के हिंदुस्तानी मंत्री स्कूल, हॉस्पिटल कैसे बनाते? इसीलिए 1909, ठीक है, 1909 की डायरची फेल हो गई। हिंदुस्तान ने कहा हमें आधी नहीं पूरी सरकार चाहिए, ठीक है, और इसी मांग को पूरा करने के लिए आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट ने एक बड़ा फैसला लिया, प्रोविंसेस में डायरची को खत्म, ठीक है, खत्म करना, बिल्कुल अबोलिश, और शुरू किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब अब प्रांतों में पूरी सरकार हिंदुस्तानियों के चुने हुए मंत्रियों की होगी। गवर्नर बस नाम के हेड, काम मंत्रियों का। पहली बार हिंदुस्तानियों ने अपने प्रांत खुद चलाए। 1937 में इसी एक्ट के अंदर इलेक्शंस हुए और कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी एक्ट ने एबोलिश किया डायरची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 को मूव करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या पूछा गया एक बार खुद से देखिए। व्हिच एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो देखें तो 1935 ऑल इंडिया फेडरेशन का सपना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का तोहफा। आपको सभी याद हो तो रहा है ना? ठीक है, हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको याद होगा। ठीक है, तो लेकिन एक सवाल था, अगर फेडरेशन बनेगी तो काम कैसे बांटे जाएंगे? ठीक है, केंद्र क्या करेगा, प्रांत क्या करेंगे, राजा क्या करेंगे, पावर्स का डिवीजन कैसे होगा? इसी कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पहली बार एक नया फॉर्मूला दिया, 3 लिस्ट का फॉर्मूला, फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे केंद्र के लिए, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सभी केंद्र के लिए, यानी कि फेडरल लिस्ट 59 सब्जेक्ट्स। उसी तरह से प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 सब्जेक्ट्स थे प्रांतों के लिए, जैसे कि पुलिस, एजुकेशन, ठीक है, ये सभी प्रोविंशियल लिस्ट में आ रहे हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 36 सब्जेक्ट्स थे दोनों के लिए, जैसे क्रिमिनल लॉ, मैरिज, ये सभी। ठीक है, सुना हुआ लग रहा है। हाँ, आज के ये जो भी मैंने बोला ना, ये सभी तो आपको सुना हुआ लग रहा होगा ना, क्योंकि आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही 3 लिस्ट हैं। मगर यहाँ पर नाम अगर देखें तो जो फेडरल लिस्ट था, अभी यूनियन लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, एज यूजुअल कॉन्करेंट लिस्ट। ये आइडिया 1935 से आया था। पहली बार
हिंदुस्तान में पावर्स को लिखकर 3 हिस्सों में बांटा गया। इसीलिए 1935 एक्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, व्हिच एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, ये कौन होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 29 को हम मूव करते हैं, देखते हैं इसमें आपका क्या पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये वाला एक्ट होगा, ठीक है, एक्ट। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द ब्रिटिश क्वीन, वाइसरॉय, आईएनसी या नॉन ऑफ द अबव। तो 1935 एक्ट ने 3 लिस्ट बनाई, फेडरल लिस्ट केंद्र के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतों के लिए, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए। लेकिन एक सवाल, कल को अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो इन तीनों लिस्ट में ही नहीं हो तो क्या करें? जैसे 1935 में इंटरनेट, सैटेलाइट का नाम भी नहीं था, लेकिन आज है, ठीक है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र या प्रांत? इसी पावर को कहते हैं रेसिडुअरी पावर्स, यानी कि बची कुची शक्तियाँ अंग्रेज थे वो काफ़ी चालाक थे। उन्होंने कहा ये बची हुई पावर हम प्रांत को नहीं देंगे वरना प्रांत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कहा रेसिडुअली पावर्स ना फेडरल लेजिस्लेचर को ना प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, बल्कि गवर्नर जनरल को दी जाएगी। और गवर्नर जनरल कौन था? वही जो उस समय वाइसरॉय कहलाता था, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, समझ में आया? याद रखो ये ब्रिटिश सिस्टम था। आज आज़ाद भारत में उल्टा है। आज आर्टिकल 248 के अंडर रेसिडुअरी पावर्स पार्लियामेंट को यानी केंद्र को दी गई है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार रेसिडुअरी पावर्स किसको दिया गया था? ऑप्शन बी होगा वाइसरॉय, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या पूछा गया है एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए। देखिए, व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। भारत के अपने करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के लिए व्हिच एक्ट व किस एक्ट में प्रोविज़न था। ठीक है, आपके सामने चारों ऑप्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो देखें तो 1935 हिंदुस्तान की जेब का सवाल। सोचो, एक देश है लेकिन उस देश के पैसे का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं। करेंसी कौन छापेगा? क्रेडिट कौन कंट्रोल करेगा? बैंकों को कौन संभालेगा? अब तक यह सब ब्रिटिश सरकार लंदन से कंट्रोल करती थी। हिंदुस्तानी कहते थे हमें अपना बैंक चाहिए जो हिंदुस्तान के पैसे को हिंदुस्तान के लिए चलाए, और इसी डिमांड को पहली बार कानून ने माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इस एक्ट ने कहा अब एक बैंक बनेगा, नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज वही आरबीआई हिंदुस्तान की इकोनॉमी का दिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।